नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नारीवाद। और ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम दोनों में ये टॉपिक लगा है। ये पॉलिटिकल थ्योरी का ये टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे नारीवाद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे, और जो भी मैं चीज़ें अभी बोलूँगा वो आपको भूमिका में उसको लिखना है। तो नारीवाद महिला और पुरुष के समान अधिकारों की बात करने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। नारीवाद क्या है? महिला और पुरुष के समान अधिकार, एक जैसे अधिकार की बात करने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। और वे महिला और पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं। नारीवादियों का मानना है कि जो महिला और पुरुष में जो अंतर है वो प्राकृतिक रूप से नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है तो इसको हम जरूरी भी नहीं मानेंगे, या जरूरी नहीं तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि समाज में महिला और पुरुष दोनों सामान्य रूप से जीवन जी सके। तो एक बार और बताता हूँ कि नारीवाद महिला और पुरुष के समान अधिकारों की बात करने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। और वे महिला और पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो महिलाओं के समान अधिकार की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो महिलाओं में जो असमानताएं हैं पुरुषों से, वो प्राकृतिक नहीं है। और जब प्राकृतिक नहीं है तो वो जरूरी भी नहीं है, और उसको समाज से ख़त्म करना चाहिए, ताकि महिला और पुरुष दोनों सामान्य रूप से जीवन जी सके। लेकिन नारीवाद का उदय को लेकर काफ़ी विवाद है कि इसका मतलब ये शब्द कहाँ से आया। लेकिन ये माना जाता है कि एक चार्ल्स फूरियर थे। चार्ल्स फूरियर, इन्होंने सबसे पहले 19वीं शताब्दी में महिला और पुरुष के समान अधिकारों की बात करने के लिए नारीवादी शब्द का प्रयोग किया था। नारीवादी शब्द का प्रयोग इन्होंने, चार्ल्स फूरियर ने 19वीं शताब्दी में महिला और पुरुषों के समानता की बात करने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया था। तब से ये शब्द प्रयोग में आ रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको भूमिका में लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं पितृसत्ता व्यवस्था। पितृसत्ता व्यवस्था, क्योंकि जो नारीवाद हैं उनका मानना है कि जो महिलाओं की जितनी भी समस्या हैं, उन समस्या का जो जड़ है वो पितृसत्ता व्यवस्था ही है। तो देखते हैं पितृसत्ता व्यवस्था क्या है। तो जो नारीवादी लेखक हैं, चाहे थिंकर है, उनका मानना है कि महिलाओं की सारी समस्याएं हैं उसका जड़ ये पितृसत्ता व्यवस्था है। और पितृसत्ता व्यवस्था उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसका ये मानना है कि समाज में जो पुरुष होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और वो उन्हीं को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये पितृसत्ता व्यवस्था है जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से ये मानता है कि समाज में जो पुरुष होते हैं वो शक्तिशाली होते हैं और उन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इस व्यवस्था में क्या होता है, घर का जो मुखिया होता है वो एक पुरुष ही होता है, और उसके मरने के बाद उसका लड़का बने। तो इस तरह से पैट्रियार्की सिस्टम, पितृसत्ता व्यवस्था चलता रहता है, और उसमें महिलाओं की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो पितृसत्ता व्यवस्था में ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पुरुष प्रधान समाज को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और इनका मानना है कि इसमें पुरुष ही शक्तिशाली है और उसी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाना चाहिए। इसमें पितृसत्ता की भी अपनी कुछ मान्यता है। ये मानता है कि महिला और पुरुष प्रकृति रूप से भिन्न है, मतलब अंतर है, प्रकृति ने उनको अलग बनाया है। और इसी अंतर के आधार पे ये लोग क्या करते हैं कि जो महिला और पुरुष के बीच जो असमानताएं हैं उसको ये उचित ठहराते हैं। ये मानते हैं जो असमानताएं हैं ये उचित है, क्योंकि प्रकृति ने ही दोनों के बीच मतलब काफ़ी हमें अंतर दिया है। लेकिन जो नारीवादी हैं वो कहते हैं कि जो दोनों के बीच एक तो जैविक विभेद होता है, जैविक विभेद, इसको बायोलॉजिकल डिफरेंट कहा जाता है। और एक होता है लैंगिकता। इनका मानना है, जो नारीवादी हैं वो कहते हैं कि जो महिला और पुरुष के बीच जो जैविक विभेद है और जो उनकी समाज में भूमिका को लेकर जो विभेद है उसमें अंतर किया जाना चाहिए। जो नारीवादी हैं वो कहते हैं कि महिला और पुरुष
को लेकर जो जैविक विभेद है समाज में, मतलब बायोलॉजिकल जो डिफरेंट है उसमें, और जो समाज में उनकी भूमिका है कि कौन क्या करेगा, उसको लेकर अंतर किया जाना चाहिए। और नारीवादी ये भी कहते हैं कि जो जैविक विभेद है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंट है, वो तो ठीक है, वो प्रकृति की वजह से ही है कि आदमी और औरत, लेकिन जो लैंगिकता है समाज में उनकी भूमिका है कौन क्या करेगा, ये मानव निर्मित है और इसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे नारीवादी हैं वो कहते हैं कि प्रकृति ने इंसान को या तो औरत या आदमी बनाया है, लेकिन समाज में वो क्या काम करेगा उसको मानव ने बनाया है, वो समाज ने बनाया कि क्या काम करेगा। जैसे ये भी कहते हैं कि प्रकृति जो बायोलॉजी है, जो जैविक है, ये तो निर्धारित करता है कि एक महिला के गर्भ में ही बच्चे का जन्म होगा, वही मतलब गर्भ धारण करेगी, वही बच्चा पैदा करेगी। लेकिन जो बायोलॉजिकल है, जो जैविकता है, ये निर्धारित नहीं करता है कि उस बच्चे का पालन पोषण भी एक महिला ही करेगी। ये तो समाज निर्धारित करता है ना कि उसका पालन पोषण महिला करेगी। तो जैविक बस ये निर्धारित कर सकता है, बायोलॉजी ये निर्धारित कर सकता है कि एक मतलब महिला ही गर्भ धारण करेगी, वही बच्चे को जन्म देगी, लेकिन वो ये निर्धारित नहीं करता है कि महिला ही उसका पालन पोषण करेगी। और इसलिए जो नारीवादी हैं वो मानते हैं कि महिलाओं में जो सारी जो असमानताएं हैं उसके पीछे पितृसत्ता व्यवस्था का हाथ है और पितृसत्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तो ये पितृसत्ता की ये जो है, एक बार और बोल देता हूँ, लिखना क्या है आपको कि जो नारीवादी हैं वो पितृसत्ता व्यवस्था को ही महिलाओं की सारी समस्याओं का कारण मानते हैं। और ये पितृसत्ता व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को सबसे शक्तिशाली मानता है और महिलाओं से ज़्यादा उनको महत्व देता है। लेकिन पितृसत्ता की भी अपनी एक सोच है, चाहे उसकी भी एक मान्यता है। पितृसत्ता इस पे आधारित है कि जो महिला पुरुष है उसमें क्या है, प्रकृति रूप से वो भिन्न है, मतलब नेचर उनको अलग बनाया है और इसी आधार पे जो महिलाओं के बीच असमानता है उसको उचित मानते हैं। लेकिन पितृसत्ता का कहना है कि जो महिलाओं में जैविक विभेद है और जो लैंगिकता है, मतलब ये सेक्स और जेंडर में अंतर करते हैं लोग, सेक्स और जेंडर में अंतर करते हैं। तो जो नारीवादी हैं वो कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंट है, जैविक अंतर है, उसमें और समाज में महिला की भूमिका, उसमें अंतर किया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि जो जैविक है वो तो प्रकृति के, आदमी और औरत तो बायोलॉजिकल मतलब डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी समाज में क्या भूमिका होगी वो मानव ने निर्धारित किया है। जैसे ये कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल है ये तो निर्धारित करता है कि एक जो गर्भ धारण करेगी वो महिला ही करेगी और वही बच्चा जन्म देगी, लेकिन उसका पालन पोषण कौन करेगा, सिर्फ महिला करेगी, ये तो बायोलॉजी निर्धारित नहीं करता है, ये तो समाज निर्धारित करता है। तो इसलिए ये मानते हैं कि जो भी असमानता है वो समाज ने बनाया है और समाज ने जब बनाया है तो इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये नारीवादी इस पे ही ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो इतना लिखने के बाद आपको और लिखना है कि जो पितृसत्ता व्यवस्था है इसके कारण ही जो समाज में सांस्कृतिक रूप से भी अंतर आ गया, महिला और पुरुष में सांस्कृतिक रूप से भी अंतर आ गया है। और वो अंतर क्या है, तो इसमें ये लिखना है कि पितृसत्ता व्यवस्था के कारण महिला पुरुष में सांस्कृतिक रूप से अंतर, चाहे विभिन्नता। ये सभी संस्कृतियों में ये माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के होते हैं और कुछ मतलब पुरुष के होते हैं। जो महिलाएं क्या करेंगे पुरुष क्या करेंगे, कार्य नहीं, जो अंतर है संस्कृति में, जैसे क्या पहनेंगे, कैसे व्यवहार करना है और कौन सा खेल खेलेंगी, ये सभी संस्कृतियों में महिलाओं के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं कि वो कौन से कपड़े पहनेंगी, वो कौन से खेल खेलेंगी, कौन से नहीं खेलेंगी और वो कैसे लोगों से व्यवहार करेंगी। ये सांस्कृतिक रूप से सभी क्या है समाजों में निर्धारित कर दिया गया है। और इसी के आधार पे जो सिमोन दी बुआ हैं, एक नारीवादी हैं, सिमोन दे बुआ, इनका कहना है कि महिलाएं पैदा नहीं होती है बल्कि उनको बनाया जाता है। इनका जो ये सिद्धांत, इनका जो कोटेशन है वो कहती हैं जो महिलाएं हैं पैदा नहीं होती हैं बल्कि उनको बनाया जाता है।
उनको बनाया जाता है। और इसमें ये कहती हैं कि शुरू से ही उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि आपको ये काम, जैसे एक लड़की पैदा होती है कि आपको ये काम नहीं करना है, ये लड़कों का काम है, आपको ये नहीं पहनना है, ये लड़के पहनते हैं, आपको ये नहीं खेलना है क्योंकि ये लड़कों का खेल है, आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि आप लड़की हो। तो उनका शुरू से उनके दिमाग में ये चीज़ें भर दी जाती है कि वो लड़की है। तो इसलिए वो कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि उनको बनाया जाता है। तो ये सांस्कृतिक रूप से भी, पितृसत्ता के कारण ही सांस्कृतिक रूप से भी अंतर दोनों में आ जाता है कि वो क्या कैसे व्यवहार करेंगी, क्या पहनेंगी कपड़े, और कौन से वो खेल खेलेंगी, बाहर घूमेंगी कि नहीं घूमेंगी, ये सारी क्या है सांस्कृतिक रूप से भी उनके अंदर भर दिया जाता है। और इसी के संदर्भ में सिमोन दे बुआ कहती हैं कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि उनको बनाया जाता है, और शुरू से ही उनके अंदर महिलाओं वाले गुण बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये लड़कों का काम ये नहीं करना है, आपको बाहर नहीं घूमना है, आपको घर के काम करने हैं, ये सारे गुण उनके अंदर भर दिया जाता है। तो ये तो पितृसत्ता की वजह से समाज वो सांस्कृतिक भिन्नता है। और पितृसत्ता की वजह से मतलब श्रम का भी बंटवारा हो जाता है। श्रम मतलब कार्य का बंटवारा हो जाता है, कार्य का भी बंटवारा कर दिया जाता है। वो कार्य का बंटवारा कैसे किया जाता है कि शुरू से ही मतलब एक महिलाओं के उसमें दिमाग में भर दिया जाता है कि जो घर का काम है वो महिलाओं का काम है, और जो बाहर के काम है वो पुरुषों का काम है। तो घर के काम और बाहर के काम ये पहले से ही बांट दिया जाता है कि महिलाएं भी इस बात को मान लेती हैं कि घर का काम है उनका काम है, और पुरुष बाहर जाके काम करेंगे। अगर महिला ने बाहर कार्य भी किया, मान लो कोई काम बाहर करती भी है, तो पुरुष उसको ये देखते हैं कि बाहर एक नर्सिंग के रूप में काम करे, चाहे अध्यापक के रूप में काम करे, इससे ज़्यादा पहले अपेक्षा नहीं की जाती थी। अगर कोई महिला बाहर काम भी करती है तो उस काम को करने के बाद उसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि घर का भी काम करे। तो एक महिला बाहर का भी काम कर रही है, बाहर जाके भी, और आने के बाद घर का भी काम कर रही है, तो इसके वजह से उस पर क्या है दोहरा बोझ हो गया है। मतलब दोहरा बोझ कि एक तो घर का भी काम और दूसरा बाहर का भी काम। अगर कोई महिला बाहर काम कर रही है तो उससे बाहर करने के बाद उससे ये तो अपेक्षा किया ही जाता है कि घर पे आने के बाद घर का काम भी वही करेगी, तो उससे घर और बाहर का काम का दोहरा बोझ है। और इसके बावजूद भी समाज में उनको सामान्य नहीं माना जाता, उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। वो इतना बिजी रहती हैं कि वो बाहर के गतिविधियों में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है, कुछ भी वो नहीं कर पाती है, और बाहर और अंदर दोनों कार्य वही करती हैं। तो इस वजह से उनमें क्या है श्रम का बंटवारा, मतलब कि क्या काम वो करेंगी। पहले तो घर तक ही सीमित है, लेकिन आज जो महिलाएं बाहर कर रही हैं तो ऐसा नहीं कि घर के काम से उनको छुटकारा मिल गया, घर का काम भी उन्हीं को करना है। आज वही महिलाएं घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती है। तो इससे क्या हुआ दोहरा बोझ बढ़ा है। दोहरा बोझ तो बढ़ा है, इसके चलते उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी रहता है और समानताएं नहीं स्थापित हुई। आज भी उतनी ही असमानताएं हैं, पहले जो समझा जाता था महिलाओं का आज भी वही समझा जा रहा है। तो पितृसत्ता के कारण ही ये श्रम का बंटवारा भी हुआ है। तो ये जो नारीवादी हैं मुख्य रूप से सारी समस्या की जड़ वो पितृसत्ता को मानते हैं। तो ये पितृसत्ता लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ नारीवादियों के कुछ विचारधाराएं हैं, कौन कौन से हैं उसमें हम देखेंगे। तो इसमें कुछ, एक तो उदारवादी नारीवाद इनका विचार देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम उग्रवादी, चाहे इनको रेडिकल उग्रवादी, चाहे अमूल या रेडिकल भी इनको कहा जाता है। और दूसरा समाजवाद नारीवाद, और इसमें देख लेंगे मार्क्सवाद नारीवाद। तो इनका विचार देखते हैं कि नारीवाद पे इनका क्या विचार है। तो जो उदारवादी नारीवादी, ये महिलाओं के सारे वैधानिक अधिकारों की बात करते हैं और समाज में समानता की बात करते हैं। ये महिलाओं के जितने भी कानूनी अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों की बात करते हैं,
और समाज में महिला और पुरुष को लेकर ये काफ़ी मतलब समानता की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाओं को सारे अधिकार मिले और मुख्य रूप से ये महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान देते हैं। जो उदारवादी हैं उनका मानना है कि अगर महिलाओं को हम शिक्षित करते हैं तो उससे समाज में पुरुषों का भी भलाई होता है, घर में उनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है शिक्षित होने से। तो इसमें उदारवादियों में एक विचारक हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने सबसे पहले महिलाओं के मताधिकार पे मतलब वोट देने का अधिकार को सबसे ज़्यादा उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने मांग रखी कि महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए, मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। और उसी के बाद क्या हुआ कि न्यूजीलैंड ने 1893 में महिलाओं को न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद 1920 में अमेरिका ने वोट देने का अधिकार दिया और 1928 में ब्रिटेन ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो जे.एस. मिल ने मताधिकार पे जोर दिया और महिलाओं की मताधिकार की बात कही। इसके अलावा जे.एस. मिल का ये भी मानना है कि जो महिलाएं हैं वो मतलब शादी करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे पुरुष शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसे ही महिलाओं को भी शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाए कि अपने वो फैसले खुद ले सके। इसके अलावा उनके शिक्षा पे भी जे.एस. मिल जोर देते हैं। तो कुल मिलाकर हम उदारवादियों को देखें तो सबसे ज़्यादा ये उनके जो कानूनी अधिकार होता है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, समाज में समानता स्थापित करने की कोशिश करते हैं और इनके शिक्षा पे जोर देते हैं, इनके मताधिकार पे जोर देते हैं और इनको बौद्धिक समानता मतलब दिमागी रूप से समानता पे मतलब जोर देते हैं कि बौद्धिक रूप से महिलाओं को सामान्य माना जाए। तो ये उदारवादी नारीवाद में आपको लिखना है। एक बार और बता देता हूँ कि उदारवादी नारीवाद महिलाओं के जो कानूनी अधिकार है, कानूनी समानता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है और इनका मानना है कि ये महिला पुरुष बिल्कुल दोनों में समान होना चाहिए। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सभी क्षेत्रों में समानता की बात करते हैं। उदारवादियों में जे.एस. मिल है। जे.एस. मिल ने सबसे पहले महिलाओं के मताधिकार पर बात किया और मताधिकार की मांग की और उसके बाद 1893 में न्यूजीलैंड ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, 1820 में अमेरिका ने दिया, 1828 में लगभग पूरी तरह से ब्रिटेन ने भी दे दिया। इसके अलावा जे.एस. मिल ये भी कहते हैं कि महिलाओं को विवाह करने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उससे वो उनको काफ़ी मतलब उनके जीवन में बदलाव आएगा और वो उनकी शिक्षा पे भी ज़्यादा जोर देते हैं। और तो उदारवादियों को मेन 3 चीज़ों पे ज़्यादा जोर है, एक शिक्षा पे, मताधिकार पे और उनके बौद्धिक समानता में। तीनों क्षेत्र में ये महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा उग्र नारीवादी, उग्र जो नारीवादी हैं चाहे रेडिकल हैं, ये एक ही है, उग्र या अमूल या रेडिकल। ये इनका मानना है कि महिलाओं की समस्या का जो मेन जड़ है वो पितृसत्ता व्यवस्था ही है। ये सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? पितृसत्ता व्यवस्था को ही, पितृसत्ता को ही सबसे ज़्यादा ये कारण मानते हैं। महिलाओं की समस्या का सारा जड़ ये पितृसत्ता को मानते हैं और इनका मानना है कि जब तक ये समाप्त नहीं होगा, जब तक महिलाओं की समस्या खत्म नहीं होगी। इनका मानना है कि पितृसत्ता समाज पे आधारित मतलब परिवार पे आधारित होता है, इसलिए परिवार को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। तो रेडिकल सबसे ज़्यादा पितृसत्ता पे जोर देते हैं और इन्हीं कारण मानते हैं कि महिलाओं की जो समस्या है ये पितृसत्ता के कारण ही है। एक फेमिनिस्ट हैं अमेरिका के एक फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम था बेटी फ्रीडन। इन्होंने एक किताब लिखी थी फेमिनिन एक किताब लिखी थी इन्होंने, फेमिनिन मिस्टेक। और ये किताब नारीवादियों की बाइबल मानी जाती है और इसमें ये बेटी फ्रीडन ने महिलाओं की समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और सबके सामने महिलाओं की समस्या को इन्होंने रखा। ये भी रेडिकल फेमिनिस्ट थी और इन्होंने बताया कि मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को इतना हतोत्साहित किया जाता है कि महिलाएं ये मानने लगती हैं अपने आप को कि बाहर जाना उनके लिए असुरक्षित है, बाहर निकलना उनके लिए असुरक्षित है। ये अपने आप को मानने लगती है। क्यों? क्योंकि उनको मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको हतोत्साहित कर दिया जाता है। इसलिए वो मानने लगती हैं कि बाहर निकलना उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उनका काम है
कि घर में ही रह के काम करे, बाहर के काम महिलाओं का है। तो ये इन्होंने इसमें यही बताया कि महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि वो मानने लगती हैं कि बाहर उनके लिए बाहर जाना असुरक्षित है और घर में ही उनका काम है, घर में ही वो रह के काम करें, बाहर के काम पुरुषों का काम है। इसके अलावा एक और हैं फायर स्टोन, ये भी एक फेमिनिस्ट हैं। इनका मानना है कि जो महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच जो जैविक विविधता है, जैविक जो विभेद है, इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। जैविक विभेदों को ख़त्म करने की बात करती है। मतलब इसका मतलब कि जो महिलाओं में जो गर्भ धारण की क्षमता है उससे उनको मुक्ति मिल जाए तो पुरुष का जो वर्चस्व है वो महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। जो अगर वो बच्चे पैदा करने से उनको मुक्त कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए, तो पुरुषों का जो महिलाओं पे वर्चस्व है वो ख़त्म हो जाएगा और इससे जो पुरुष है, आदमी है, उनका भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये जो महिलाओं की जनन क्षमता है, जनन क्षमता है मतलब बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है, जनन क्षमता को इसके लिए दोषी मानती है। जो महिलाओं की स्थिति है उसके लिए दोषी किसको मानती है? जनन क्षमता, कि इनके बच्चा पैदा करने के क्षमता के कारण ही इनका मतलब शोषण होता है, इसलिए जनन क्षमता से इनको मुक्त कर दिया जाना चाहिए। और जब ये मुक्त हो जाएंगी तो पुरुषों का इनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, पुरुषों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो ये फेमिनिस्टों का मेन है। फेमिनिस्ट यही मानते हैं कि पितृसत्ता के कारण ही पुरुष सभी क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर मतलब वर्चस्व स्थापित करके रखे हैं और जब तक हम पितृसत्ता को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उनकी स्थिति खराब रहेगी। ये एक फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी फेमिनिन मिस्टेक। इसमें उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना ज़्यादा मतलब हतोत्साहित कर दिया जाता है कि महिलाएं खुद अपने आप को मानने लगती कि बाहर जाना उनके लिए असुरक्षित है और वो घर में ही रहे, घर में ही उनका काम है और बाहर का काम पुरुष करेंगे, तो वह खुद ही मानने लगती हैं। उसके बाद फायर स्टोन, ये जनन क्षमता को महिलाओं के जो समस्या है उसके पीछे जनन क्षमता की मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता को मानती है। वो कहते हैं कि अगर महिलाओं को इस क्षमता से मुक्त कर दिया जाए तो पुरुषों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और इनका शोषण नहीं होगा। इसके अलावा जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद मानता है कि महिलाओं की जो सारी समस्या है वो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के कारण ही महिलाओं का शोषण हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि महिलाओं की सारी जो समस्या है उसके पीछे पूंजीवाद है और जब तक पूंजीवाद समाप्त नहीं होगा तब तक ये इनका शोषण समाप्त नहीं होगा। वहीं एंगेल्स मानता है, एंगेल्स ये भी मार्क्सवादी है, एंगेल्स मानता है कि जो पुरुष है महिलाओं की अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, पुरुष महिलाओं को निजी संपत्ति समझते हैं और जब तक निजी संपत्ति की जो संस्था है वो समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा। तो मार्क्स यही मानता है। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स था वो उसका मानना था कि जो महिलाओं के बीच और पुरुषों की जो असमानता है उसके पीछे पूंजीवाद जिम्मेवार है और जब तक पूंजीवाद को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक ये इनका शोषण समाप्त नहीं होगा। वहीं एंगेल्स मानता है कि जो मार्क्स वो जो पुरुष हैं वो महिलाओं की अपनी निजी संपत्ति समझते हैं और जब तक निजी संपत्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक महिलाओं का शोषण समाप्त नहीं होगा। इसके बाद समाजवाद का मानना है कि समाजवाद वर्ग विभेद करता है, मतलब वर्ग को लेके कि महिला पुरुष, तो मानता है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों से कमज़ोर मानी जाती हैं और इसलिए ये समाजवाद कहता है कि महिलाओं को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, इसलिए महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर देता है समाजवाद। तो समाजवाद क्या मानता है कि ये वर्ग विभेद को मानता है कि वर्ग मतलब महिला वर्ग और पुरुष वर्ग, ये महिलाओं को मतलब कमज़ोर, ये इसका कहना है कि महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है महिला वर्ग को, इसलिए महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। इसलिए समाजवाद महिला सशक्तिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, हर क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत करने की बात करता है और जब मजबूत हो जाएंगी तो उनका शोषण रुक जाएगा। तो ये ओवरऑल ये रेडिकल चाहे नारीवाद, रेडिकल का और उदारवाद का और मार्क्सवाद का इस पे नारीवादियों पे ये विचार है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप
वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और सेफ रहो। धन्यवाद।